आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय मैं जितेंद्र गहलोत, कक्षा 9वीं, अध्याय 5, जीवन की मौलिक इकाई, भाग 3। सामान्यतः कुछ उदाहरणों द्वारा आप पराक्षण को समझने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे कि किसी अंडे को दोनों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में यदि हम डालते हैं और उसमें डालने के बाद जब उसे कुछ समय तक रखा जाएगा तो उसके कवच को, जो ऊपरी भाग होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, उसे आप हटाएंगे। उसको आसानी से फिर धीरे धीरे हटाया जा सकता है। तो जब आप उसको हटाते हैं तो आप देखेंगे कि एक पतली बाह्य त्वचा झिल्ली अब अंडे को घेरे रखती है। उसके ऊपर एक बहुत पतली पतली झिरी होती है जो अंडे को बाहर से कवर करके रखती है। अंडे को शुद्ध जल में रखें। अब जो पानी उस अंडे के ऊपर से जब झिरी निकाल दी गई तो उसे हमने जब पानी में रखा तो हम देखेंगे कि 5 मिनट के बाद ही हम देखते हैं कि अंडा फूल जाएगा, क्योंकि जो जल अंडे के बाहर की तरफ था वो अब धीरे धीरे परासरण के कारण अंडे के अंदर की तरफ चला गया। अंडे के अंदर पानी भर गया। वहीं एक कवच रहित अंडा, यानी उसके ऊपर से यदि अपन कवच निकाल चुके हैं, जैसे कि हमने पहले भाग में पढ़ा कि कैल्शियम कार्बोनेट का जो बना कवच है उसे यदि हम हटा दिया जाते हैं तो उसके बाद यदि उसको सांद्रित विलयन में रखें और 5 मिनट बाद यदि हम देखेंगे, यानी अब अंदर का दबाव अर्थात अंदर का जो परासरण दाब है वो अधिक होगा और बाहर का परासरण दबाव कम होगा। उस स्थिति में सांद्रित विलयन के कारण, बाहर का दबाव कम होने के कारण आप देखेंगे कि 5 मिनट बाद वह अंडा सिकुड़ जाएगा, उसका आकार छोटा जो हो जाएगा। तो हमारे मन में एक प्रश्न उठता है, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्या कारण हुआ कि दोनों स्थितियों में इतना परिवर्तन कि एक में अंडे के अंदर पानी भर गया तो दूसरे के अंदर पानी सिकुड़ गया, उसका आकार छोटा गया। तो यह जल अंडे से निकलकर नमक के विलयन में आ गया, क्योंकि नमक का घोल अधिक सांद्रित होता है। इस कारण हम देखते हैं कि पानी का बहाव बाहर से अंदर की तरफ हो जाता है या फिर अंदर से बाहर की तरफ होता है। ऐसा परासरण दाब के कारण होता है, अर्थात सांद्रता, जब एक विलयन की सांद्रता अधिक होती है और दूसरे की विलयन की सांद्रता कम होती है तो गति हमेशा अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होती है। इसी प्रयोग को आप सामान्य घरों में उपयोग आने वाली सूखी किशमिश, खुरबानी आदि पर भी प्रयोग कर सकते हैं और इन प्रयोगों को करके देख सकते हैं कि किस प्रकार इनकी गति अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होती है। यदि आप एक किशमिश को भी शक्कर के घोल में रखेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे वो अंदर की तरफ भर जाएगी, उसका आकार बढ़ जाएगा। सूखी किशमिश अथवा खुबानी को केवल जल में रखेंगे और उसे कुछ समय के लिए आप छोड़ेंगे तो आप देखेंगे, उसे शक्कर या नमक के घोल में रखेंगे तो आप देखेंगे कि जब उन्हें जल में रखा गया तो वे जल ग्रहण के कारण फूल गई। अर्थात जब पानी में रखा गया तो पानी को उसने ग्रहण किया और उसके कारण वो फूल गई। लेकिन जैसे ही आपने उसे नमक या शक्कर के घोल में रखा तो आप देखेंगे कि वे जल को बाहर निकाल कर सिकुड़ गई। अर्थात वापस जब आपने उसे फूली हुई, जब पहले आपने उसे पानी में डालकर जब उसे फुलाया तो आपने देखा कि वह उसका आकार बढ़ गया, लेकिन उसी फुली हुई को जब आपने वापस नमक के पानी में डाल दिया तो आप देखेंगे इसका आकार सिकुड़ जाएगा, उसका आकार छोटा हो जाएगा। इस प्रकार हम इन प्रयोगों को करके देख सकते हैं। वहीं एक कोशिकीय अलवणीय जलीय जीव, अर्थात वे जीव जिनका निर्माण एक कोशिका से हुआ है और वे खारे पानी मीठे पानी में रहने वाले जीव हैं। अलवणीय अर्थात जिसमें लवण यानी खारापन नहीं पाया जाता, वे जीव जो जलीय जीव अर्थात जो मीठे पानी में रहने वाले जीव हैं। अधिकांश पादप कोशिकाएं परासरण द्वारा ही अर्थात परासरण प्रक्रिया द्वारा ही उनके शरीर में जल ग्रहण किया जाता है। पौधों के मूल द्वारा जल का अवशोषण परासरण का सबसे बड़ा उदाहरण होता है। अर्थात किस प्रकार जड़ों द्वारा जमीन से जल को ग्रहण कर उसके शरीर के सभी भागों तक पहुंचाया जाता है। इसी प्रकार कोशिकाओं के जीवन में विसरण यानी हमेशा गति अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति, या फिर जैसे हमारे कमरे में जलने वाली सुगंधित अगरबत्ती की जो सुगंध है वो सुगंध जिस कमरे से पूरे घर में फैल जाती है, तो सुगंध का इस प्रकार फैलना भी विसरण का एक उदाहरण है। तो इसी प्रकार कोशिका के जीवन में
विसरण जल तथा गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कोशिकाओं के जीवन काल हेतु विसरण बहुत ही जरूरी होता है। बिना विसरण किसी भी कोशिका का जीवन काल नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त विसरण कोशिका को अपनी बाहरी पर्यावरण से पोषक गणने में भी, अर्थात बाहर के वातावरण से वो किस प्रकार अपना भोजन ग्रहण करेगी, किस प्रकार वो अपने खनिज तत्वों को ग्रहण करेगी, खनिज लवण है आवश्यक पोषक तत्वों को ग्रहण करती है। कोशिका से विभिन्न अणुओं का अंदर बाहर होना तथा निकलना भी विसरण का ही उदाहरण है। इस प्रकार के परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है, वहीं कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड तथा प्रोटीन की निर्मित होती है। प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण कार्बनिक अणुओं में लिपिड व प्रोटीन से बना होता है। तो वहीं प्लाज्मा झिल्ली की संरचना यदि आप देखेंगे, जब इसे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा बड़ा कर अर्थात उसके आकार को बढ़ाकर देखा जाएगा तो देखेंगे कि कोशिका झिल्ली का लचीलापन, यानी वो बिल्कुल एक लचीली होगी, उसे स्पर्श करने पर उस चिपचिपी सी महसूस होगी। एक कोशिकीय जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन व अन्य पदार्थ ग्रहण करने में बहुत ही सहायता करता है, आसान करता है। इस प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस, ऐसी प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहा जाता है। वहीं अमीबा अपना भोजन इसी प्रक्रिया द्वारा संपन्न करता है। इसी प्रक्रिया द्वारा अमीबा को भोजन प्राप्त होता है। वह अमीबा क्या करता है कि जहाँ पर भी भोजन के जो कण मिलते हैं वह उसके चारों ओर अपने पादाप विकसित करता है। पादाप विकसित करने के बाद वह अपने शरीर से कुछ विशेष प्रकार के एंजाइम द्वारा पाचन रस उसके ऊपर छोड़ता है, जिससे उस भोजन का अपघटन होता है और फिर उसके पाचन के कारण वह वहाँ से जल आसानी से ग्रहण कर सकता है। इसी प्रक्रिया एंडोसाइटोसिस कहलाती है, जिसके द्वारा भोजन के ऊपर एंजाइम स्रावित कर उसे सड़ा गलाकर उसे भोजन प्राप्त किया जाता है। कोशिका भित्ति, किसी भी कोशिका के चारों ओर एक विशेष प्रकार का आवरण पाया जाता है, जिसे कोशिका भित्ति के नाम से जाना जाता है। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज एक जटिल संरचना होती है, एक जटिल पदार्थ होता है जो पौधों को संरचनात्मक यानी उसकी आकृति निर्माण करने में दृढ़ता प्रदान करता है। जब किसी पादप कोशिका में पराशरण द्वारा पानी की हानि होती है, अर्थात पानी की कमी होती है, तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ सभी संकुचित हो जाते हैं, यानी एकत्रित हो जाते हैं। इस घटना को ही जीव द्रव्य कुंचन के नाम से जाना जाता है। कोशिका भित्ति से आप अनुमान लगा सकते हैं किसी भी पेड़ पौधे के बाहर जो उपस्थित मृत कोशिकाएं होती है, अर्थात जिसे अपन उसकी सॉल के रूप में देखते हैं, सबसे बाहरी आवरण जो आसानी से टूटा फूटा सा दिखाई देता है, वही कोशिका भित्ति है। ये सेल्यूलोज से बनी होती है और ये कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ अंदर से भी संकुचित हो जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को जीव द्रव्य कुंचन कहा जाता है, अर्थात किसी पादप में पराशरण द्वारा पानी की कमी होने के कारण उसकी आंतरिक झिल्ली सहित सभी पदार्थों के आकार का संकुचित होना जीव द्रव्य कुंचन कहलाता है। इसे रियो की पत्ती झिल्ली को पानी में रखकर एक स्लाइड बनाएं कर आप इसे देख सकते हैं। उच्च शक्ति वाले सूक्ष्मदर्शी से देखने पर भी छोटे छोटे हरे कण दिखाई देंगे, अर्थात जो अपन शैवाल कहते हैं उस शैवाल को भी आप देख सकते हैं। इन छोटे छोटे हरे कणों को क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक के नाम से जाना जाता है। इनमें एक हरा पदार्थ होता है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है। स्लाइड पर शक्कर अथवा नमक का चांद्र विलयन डालने पर 1 मिनट प्रतीक्षा करें और उसे हम जब सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो हम देखते हैं कि रियो की पत्तियों को कुछ मिनट तक जल में उबालने पर इस पत्तियाँ की सभी कोशिकाएं मर जाएगी। वहीं एक पत्ती को स्लाइड पर रखने पर जब इसे सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो स्लाइड पर रखी पत्ती पर शक्कर अथवा नमक का चांद्र विलयन डालने पर 1 मिनट प्रतीक्षा करने पर जीव द्रव्य कुंचन इस क्रियाकलाप से हम कुछ इस प्रकार देखेंगे कि केवल जीवित कोशिकाओं में ही पराशरण द्वारा जल का अवशोषण करने की क्षमता होती है, लेकिन जैसे ही कोशिकाएं मृत हो जाती है उसके द्वारा जल का अवशोषण नहीं किया जा सकता। कोशिकाएं भित्ति, पौधों, कवक अथवा बैक्टीरिया की कोशिकाओं को अपेक्षाकृत कम तनु विलयन
में बिना फटे बनाए रखी जा सकती है। अर्थात कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य है पेड़ पौधों, कवक अथवा बैक्टीरिया जैसे कोशिकाओं को अपेक्षाकृत यानी उसकी जो आकृति के अनुसार होना चाहिए उससे भी कम तनु विलयन में भी, उससे कम आकार में भी उसके आकार को बनाए रखने में सहायता करती है, ताकि उसका आकार फटे नहीं। यदि उसका प्राशन अल्प प्राशनदाबी है तो भी उसके आकार में परिवर्तन न हो या उसके परिवर्तन बहुत ही कम हो। ऐसे माध्यम से कोशिका पराशरण विधि द्वारा पानी लेती है और कोशिकाएं फूल जाती है। वहीं कोशिका भित्ति के ऊपर दबाव डालती है, जिससे कोशिका भित्ति में भी फूली हुई कोशिका के प्रति समान रूप से दबाव डालती हुई दिखाई देती है। कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिकाएं परिवर्तनीय माध्यम को जंतु कोशिका की अपेक्षा बहुत ही आसानी से सहन कर लेती है। जहीं आपने पढ़ा था, याद होगा कि केंद्रक, वहीं प्याज की झिल्ली की जो अस्थायी स्लाइड हमने देखी, यदि उसी झिल्ली पर यदि हम आयोडीन की बूंद डालें तो हम देखेंगे कि आयोडीन का घोल जब उसके ऊपर डाला जाता है तो आप देखेंगे क्या प्रत्येक कोशिका एक रूप से रंगीन होती है। तो हम देखेंगे कि कोशिका के विभिन्न भाग रासायनिक संगठन के आधार पर विभिन्न रंगों से रंगे जाते हैं, अर्थात उनका आकार अलग अलग दिखाई देता है। कुछ क्षेत्र अधिक गहरे रंग के प्रतीत होते हैं तो कुछ का रंग बहुत ही कम गहरा दिखता है, क्योंकि कोशिका को रंगने के लिए हम आयोडीन विलयन के अतिरिक्त सेफ्रोनिन, मैथिलीन ब्लू विलयन आदि का भी उपयोग कर सकते हैं, जिसमें से हमने प्याज की कोशिकाओं को देखा था। इसी प्रकार हम शरीर की कोशिकाओं का भी अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद। पराशरण किसे कहते हैं? दूसरे प्रश्न करेंगे, प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण किन किन कार्बनिक पदार्थों से हुआ है? तीसरा प्रश्न, कोशिका भित्ति का निर्माण किन किन कार्बनिक पदार्थों से हुआ है? चौथा, जीव द्रव्य कुंचन किसे कहते हैं, अर्थात जीव द्रव्य कुंचन किसे कहा जाता है? धन्यवाद।